है कि in a survey it was found that the number of people that like only Pepsi, only Coke, and both Coke and Pepsi, and neither of them are 2n, 3n, 69n by n, and 69n by 3n respectively, then what is the number of people who drink Coke? इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू बनाने जाए तो मेरे पास तो दो ही तरह का सेट है, एक पेप्सी पीने वाले, एक कोक पीने वाले आदमी, यहाँ पेप्सी यहाँ कोक, और ये रीजन हुआ सिर्फ पेप्सी का, ये सिर्फ कोक का, ये दोनों का, और अगर कोई आदमी दोनों में से कोई ना पिए तो वो इस दोनों के बाहर चला जाएगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ पेप्सी पीने वाले आदमी है 2n और सिर्फ कोक पीने वाले हैं 3n। ये पूरा रीजन कोक के लिए हुआ, लेकिन सिर्फ ओनली कोक बोलेगा तो उसमें से इस पेप्सी वाले को हटा रहा हूँ। अच्छा, ये 69n by n रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे आदमी को जो दोनों पी रहा है, और 69 by 3n रिप्रेजेंट करेगा ऐसे आदमी को जो न पेप्सी पी रहा है न कोक पी रहा है। मतलब ये 69 by 3n इस पूरे रीजन के बाहर चले जाएंगे। ओनली बेस्ड अपॉन दीज फोर इंफॉर्मेशन हमको आंसर देना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक कोक। कितने ऐसे आदमी हैं जो सिर्फ कोक पी रहे होंगे, ओनली नहीं लिखा हुआ है, कोक पीने वाले आदमी के बारे में बताना है। तो अभी तक जितना क्वेश्चन बताया गया है उसमें ये सबसे अलग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जैसे मान लेते हैं कि 42 by n लिख दिया गया क्वेश्चन में, और ये तो ऐसा रीजन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे आदमी को जो पेप्सी भी पी रहा है और जो कोक भी पी रहा है। और चूंकि ये नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ पीपल का जब भी आंसर आ रहा होगा तो वो एक होल नंबर के फॉर्म में आ रहा होगा। होल नंबर बोले तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का कोई नंबर आ रहा होगा। इसका मतलब n के जगह पे या तो 1 आंसर हो सकता है ना, 2 हो सकता है, n की जगह पे 3 हो सकता है, क्योंकि ये सारा नंबर इसको पूरा पूरा काटेगा। अगर हम इसके जगह पे 4 ले लेते हैं, n की जगह पे अगर हम 4 ले लें तब तो ये इसको पूरा पूरा नहीं काट पाएगा, 10.5 आंसर आ रहा होगा। और कभी भी नंबर ऑफ पर्सन डेसिमल के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो बस यही इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एक ट्रिक होता है कि जैसे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है 69 by n और दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 69 by 3n। तो हमको n का कुछ ऐसा वैल्यू सोचना होगा जिसको कि अगर यहाँ पुट कर दें तो वो इसको पूरा पूरा काट दे। जैसे अगर हम n की जगह पे 1 पुट कर दें तो इससे आंसर कितना आ रहा होगा 69, और अगर यहाँ 1 पुट कर दें तो 3 1 जा 3 और 3 से कट जाएगा 23 बार में। ठीक है, n के नाम पे दूसरा वैल्यू हम 3 पुट कर सकते हैं इसमें। अगर 3 पुट कर दें तो इसका आंसर आ रहा होगा 23, और अगर यहाँ पे 3 पुट कर दें तो अगर यहाँ 3 पुट कर दें तो 69 by 3n लिखा हुआ है, n की जगह पे अगर 3 आता है इसको तो 23 बार में काट रहा होगा ये, लेकिन इस 3 से ये नहीं कटेगा। इसका मतलब फिर फ्रैक्शन बन गया, इसका मतलब हम n के वैल्यू को 3 कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और जिनका भी थोड़ा सा भी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उनको ये मालूम होगा कि ये नंबर 23 से कट रहा होता है। अगर हम 23 रख दें इनके जगह पे तो ये पूरा पूरा 3 बार में कट जाएगा, और वैसे ही अगर इस n के जगह पे 23 पुट कर दें तो ये 23 से 3 बार में कट रहा होगा ये, और 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार में। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह से हमको अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करना होता है। तो हमको दोनों आंसर चेक करना है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करने पे ये कितना बनना होगा 69, और 1 पुट करने पे कितना बनना होगा 3, 1 पुट करने पे ये कितना बनेगा 23। अगर यहाँ 1 पुट कर दे तो 3 1 जा 3 और 3 इसको काट रहा होगा 23 बार में। इसका ये मतलब हुआ कि ये 69 और ये 9 टोटल मिलके कितना हो गया 72। अगर हमसे कोक के बारे में पूछा है तो टोटल 72 आंसर दे रहे होंगे। सेकेंड, अगर हम 23 पुट कर रहे होते हैं इसके जगह पे, अगर हम n के जगह पे 23 पुट कर रहे होते हैं तो 69 by 23 आंसर आ रहा होता है 3, और अगर यहाँ पे 23 पुट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम n का वैल्यू 23 ले रहे हैं तो हमको हर जगह n के जगह पे 23 पुट करना है। तो अगर यहाँ पे n के जगह पे 23 पुट करते हैं तो 23 3 का यहाँ से हमको आंसर मिल रहा होगा 69। तो ये दोनों आंसर मिलके भी 72 दिया, ये दोनों आंसर मिलके भी 72 दिया। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 72 ही हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का अपना एक अलग तरीका होता है बनाने का। तो ये अभी तक जितना क्वेश्चन बताया गया उसमें सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ भी एज ए इंटीजर के फॉर्म में चाहे कोई भी एक प्रॉपर नंबर नहीं दिया हुआ जिससे कि हम आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो इसमें भी एक अपना एक अलग तरीका होता है बनाने का।
क्वेश्चन में दिया कि कुछ पेप्सी पीने वाले हैं, कुछ कोक पीने वाले हैं। पेप्सी पीने वाले टोटल आदमी है 2n और कोक पीने वाले टोटल आदमी है 3n। सिर्फ पेप्सी सिर्फ कोक और दोनों पीने वाले हैं 69/n। और ऐसे आदमी जो कोई नहीं पी रहे हैं उनका वैल्यू 69/3n। अब हमको ये बताना है कि कोक वाले कितने आदमी हैं। कोक का मतलब ये पूरा सर्किल हो गया और पूरे सर्किल का मतलब 69/n प्लस का 3n। अब हमको n का ऐसा वैल्यू सोचना है जिससे कि 69 पूरा पूरा कट रहा हो, क्योंकि जब तक ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तक मेरा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा होगा और नंबर ऑफ पर्सन कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो हमको ये मालूम है कि 69 का 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और एक 23 होता है, 3 भी होता है। तो हमको तीनों नंबर बारी बारी से चेक करना है। अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं यहाँ, तो ये आंसर कितना दे रहा होगा 69, ये आंसर कितना दे रहा होगा 3 और ये आंसर कितना देगा अगर यहाँ पे 1 पुट कर दें तो 3 1 जा 3 और 3 से कट जाएगा 23 बार में, तो 1 चलेगा। अगर हम n की जगह पे 3 पुट कर दें तो ये तो 23 बार में कट जाएगा, 3 पुट कर दे तो 9 हो जाएगा और यहाँ अगर 3 पुट कर दे तो 69 के नीचे 3 3 जा 9 हो जाएगा, जो कि नहीं कट पाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे नहीं चलेगा, हमको इस वैल्यू को यहाँ से हटा देना है। फिर जो अगला वैल्यू होगा इसका जो फैक्टर होगा 23, अगर 23 को यहाँ रख दे तो वो इसको 3 बार में काट रहा होगा, 23 3 जा 69 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 23 पुट कर दे 69 के नीचे 3 इंटू में 23, इससे 3 बार में कट रहा होगा और 3 3 भी कट जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर 1 आ रहा होगा। तो हमको ये पता चलता है कि 1 पुट करने पे 69 3 और 23 आया, 23 पुट करने पे 3 69 और 1 आया और हमसे पूछा जा रहा है कि कोक वाला कितना आदमी है। तो कोक वाले का मतलब है ये और ये दोनों का सम, मतलब इस दोनों का सम या इस दोनों का सम। तो इस दोनों को भी अगर ऐड कर दे तब भी 72 ही आंसर आ रहा होगा और इस दोनों को भी ऐड कर दे तब भी 72 आंसर ही आ रहा होगा। इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो 72 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि पेप्सी पीने वाले कितने हैं तो मेरा आंसर हो रहा होता 2n प्लस में 69/n और n की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर 1 पुट कर दे तो आंसर हो जाएगा 2 और यहाँ पे अगर 1 पुट कर दे तो 69, मतलब आंसर हो रहा होगा 73। सेम आंसर हमको 23 पे भी मिल रहा होगा। तो ये समझ में आया होगा सबको कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सेट्स में बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। इन ए क्लास ऑफ 260 स्टूडेंट्स, जैसे ही ये क्वेश्चन में लिखा जाता है कि किसी क्लास में 200 स्टूडेंट है, तो ये जो टोटल स्टूडेंट है ये यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है और एज ए यूनियन भी काम कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट ले रहा है या कुछ स्टूडेंट बाकी है। जैसे अगर टोटल स्ट्रेंथ में अगर ये पहले ही से मेंशन कर दिया जाए कि हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उस टाइम पे ये एज ए यूनियन काम करता है। लेकिन कभी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि जैसे ये टोटल 260 का स्ट्रेंथ है और इस पूरे स्ट्रेंथ में से मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं किया, मतलब सिर्फ 240 स्टूडेंट ही होगा जो उस तीनों सेट के अंदर में आ रहा होगा, मतलब उस तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि हाँ ये 260 में 20 स्टूडेंट को अगर अलग कर दिया जाए, या कभी क्वेश्चन की लास्ट में मेंशन कर दे कि ईच स्टूडेंट इज स्टडीइंग एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, का मतलब हो गया कि हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है, मतलब कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ, हर एक कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, उस टाइम पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो एज ए यूनियन ट्रीट होता है। तो एक चीज पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए, ईच स्टूडेंट नीड टू चूज बिटवीन द 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, दैट इज IT, हिंदी एंड संस्कृत। मतलब हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई, ये जो तीनों एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है इस तीनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट को चुनना है, ऑफर्ड अलोंग विद द कोर्स, जो उनके कोर्स के साथ ऑफर किया जा रहा है। द स्टूडेंट दैट चूज ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर 140, 130, 110। मतलब पहले हमको ये समझ में आ गया कि इस पूरे क्वेश्चन में हमको 3 तरह का सेट बनाना है, एक IT का जिसको A सेट मान लेते हैं, फिर एक हिंदी का जिसको कि B सेट मान लेते हैं, और एक फिर लास्ट में संस्कृत है, और संस्कृत को हम लोग C सेट के अंदर रखते हैं। और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो A पढ़ने वाले हैं वो टोटल 140 है, जो B पढ़ने वाले हैं 130 है, और जो C संस्कृत पढ़ने वाले हैं वो 110 है। इतना चीज तो पहले क्लियर होगा। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है, इसका मतलब ये जो टोटल पॉपुलेशन है ये एज ए यूनियन काम करेगा, मतलब A यूनियन B यूनियन C की जगह पे
हम लोग 260 अगर कभी क्वेश्चन में यूज आता है तो वहां पे लिख सकते हैं। द स्टूडेंट दैट चूज ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर 140, 130 and 110. The number of students who choose more than one subject, अच्छा, the number of students who choose more than one subject. अच्छा, इसके लिए ना पहले वेन डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, तब जाके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए। ये ए बी सी, ये तो कंफर्म होगा सबको और बहुत क्लियर होगा कि ये रीजन सिर्फ ए पढ़ने वाला, ये सिर्फ डी और ये सिर्फ सी पढ़ने वाला। ये रीजन हुआ एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाला, ए भी पढ़ रहा होगा, बी भी पढ़ रहा होगा। ये भी एग्जैक्टली 2 का है, ये भी एग्जैक्टली 2 का है, लेकिन ये रीजन तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे हम 140 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 130 इसके लिए पूरे के लिए, और यहाँ पे 260 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको हटा भी सकते हो, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को इसको हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा जा चुका है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फिर से इसको। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज मोर देन वन सब्जेक्ट, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक से ज्यादा सब्जेक्ट को चूज किया है। तो पहले इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे ए बी सी और इसको एक्स करके डिफाइन कर देते हैं। इसका मतलब जिस भी स्टूडेंट ने एक से ज्यादा सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है वो या तो ए रहा होगा, वो या तो बी रहा होगा, क्योंकि ये सारा, ये भी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, ये भी 2 को, ये भी 2 को, ये 3 को। और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक से ज्यादा सब्जेक्ट को ऑप्ट किया, मतलब या तो 2 को ऑप्ट किया या तो 3 को ऑप्ट किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। फिर से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज मोर देन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट इज 40% मोर देन दोज हु चूज ओनली 3 सब्जेक्ट। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक से ज्यादा सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है वो बराबर है किसके, तो जिसने सिर्फ 3 सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है उससे 40% एक्स्ट्रा है, मतलब 140/100 हो जाएगा। फिर से इसको फिर से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कैट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, इतने बड़े को, हालांकि बहुत हल्का क्वेश्चन होता है, एक बार जिसका इंग्लिश भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ ले। साथ साथ जो स्टैटिस्टिक्स होता है, मतलब वेन डायग्राम जो होता है, उसको भी, उस पर भी बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, तब ये सब क्वेश्चन बहुत आराम से बनना होता है। फिर से ये लाइन समझाते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज मोर देन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक से ज्यादा सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, मतलब ए बी सी और एक्स, यहाँ पे लिखा गया इज 40% मोर देन दोज, वो 40% ज्यादा है किससे, उनसे जो जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को चूज किया है। तो ये जो स्टूडेंट है जिन्होंने एक से ज्यादा सब्जेक्ट को चूज किया है वो 40% एक्स्ट्रा है किन से, तो जिन्होंने एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट को चूज किया है। जैसे अगर हमसे ये बोला जाए कि 20 से 40% ज्यादा कितना होगा, तो कोई भी नंबर तो अपने आप का 100% होता है, इससे अगर 40% एक्स्ट्रा करना है तो 140/100 करना होगा। ये जिसका 8th क्लास पढ़ा होगा सही से उसको पता होगा। वैसे ही अगर x से हमको 40% ज्यादा जाना है तो x इंटू, या बहुत लोग ऐसे पढ़े होंगे x प्लस x का 40%, सेम बात होता है। अगर हमको 40% ज्यादा करना है तो सीधे 140/100 करके लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर है। तो 0 0 कट रहा होगा और ये कितना हो जाएगा x इंटू 1.4। इसका मतलब अगर यहाँ से a प्लस b प्लस c फाइंड आउट करते हैं तो ये 1.4x और ये सिर्फ x है, तो x अगर इससे माइनस होगा तो 0.4x आना होगा। तो ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ गया। अब क्वेश्चन में है कि इफ एवरी स्टूडेंट चूज एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये तो वही बात होगी कि हर एक स्टूडेंट किसी न किसी सब्जेक्ट को चूज कर रहा है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, मतलब कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। ठीक है, ये तो एक जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था उससे एक ही क्वेश्चन आ गया। अब सेकेंड टाइम पे ये फाइंड आउट करना है कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तीनों को ऑप्ट किया। तो अब यहाँ पे उस वाले फॉर्मूला का काम आना होगा जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ था, ए यूनियन बी यूनियन सी का 260। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत आसानी से बनना है, लेकिन जैसे आपका काम यही होना चाहिए कि जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, पहले आपको क्वेश्चन रीड करके खुद से बनाने की कोशिश करना है। अगर नहीं भी बन पाता है तो कम से कम ट्राई करिए, मेन डायग्राम बनाइए, ए बी सी कहाँ क्या लिखा हुआ क्या दिया हुआ, उसको एटलीस्ट गिवन डेटा को आपको फिगर में भरना है ताकि समझ में आ जाए, यहाँ जो भी उसके बाद बताया जाए वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था
अब हमको पता है कि A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C माइनस इंटरसेक्शन किसका, A का B के साथ, फिर B का C के साथ, फिर C का A के साथ, और फिर ऐड हो रहा होता है तीनों, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इस क्वेश्चन से क्लियर है। अच्छा, एक तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को बनाने का, मतलब यहाँ पे A के जगह पे कितना लिख सकते हैं 140, B के जगह पे कितना लिख सकते हैं 130, और C के जगह पे 260। इसमें से हमको इंटरसेक्शन को माइनस करना है। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया A प्लस एक्स। अच्छा, अगर हम A प्लस एक्स इसके जगह पे रखते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस A माइनस एक्स। वैसे ही B प्लस C का मतलब हो गया माइनस C माइनस का एक्स, और फिर C इंटरसेक्शन मतलब इसका जब इसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो B प्लस एक्स माइनस हो रहा होगा, मतलब माइनस। देखिए, ये कैलकुलेशन उन्हीं लोगों को समझ में आ जाएगा जिनका बेसिक्स स्ट्रांग है, मतलब जिनको पता है कि हाँ माइनस ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो उतना हम डीप में नहीं जा रहे होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप 11th में हैं, मैथ्स ऑप्ट किए हैं, तो आपको आपका बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग है। और प्लस लास्ट में जो तीनों का इंटरसेक्शन है मतलब एक्स यहाँ पे लिख पाओगे, और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा 200। यहाँ पे कुछ गलती लिखा है 140 130 110 1, यहाँ पे 110 लिखाएगा, और यहाँ पे 260 है, मतलब यहाँ पे 110 आ रहा होगा और यहाँ पे 260 आएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 260 से 140 माइनस करते हैं तो 120 मिलेगा, माइनस का 10, फिर ये इधर आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, इक्वल्स टू में माइनस A माइनस B माइनस C और माइनस x माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा, सबके माइनस को हम प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि सब तरफ माइनस था। अब इस क्योंकि हमको x का ही वैल्यू चाहिए तो हमको A B और C को इस इक्वेशन से हटाना होगा, और A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है 0.4x, मतलब इस तीनों के जगह पे 0.4x अगर रख दें और पहले से 2x है मेरे पास, इसका मतलब 2 प्लस 0.4 2.4x इक्वल्स टू 120, डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 आएगा और ये 24 से 50 बार में कट रहा होगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू 50 आंसर आ रहा होगा। इसका मतलब टोटल 50 ऐसे स्टूडेंट होंगे आउट ऑफ 260 जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। तो ऐसे तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे आइडिया होगा आपको, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया जा रहा है, धीरे धीरे आइडिया हो रहा होगा कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है। एक और तरीका बताते हैं इसको बनाने का, एक और तरीका हो सकता है इससे आसान है, एक और तरीका समझिएगा इसको बनाने का। जैसे 260 तो हो गया यूनियन का वैल्यू, और यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये पूरा रीजन सिर्फ एक बार लिखना है, सिर्फ एक बार का मतलब हो गया कि अगर हम A को लिखते हैं 140, फिर B मतलब 130 और C का मतलब 110 हो गया, तो जब हम A लिख रहे हैं तो ये रीजन 2 बार काउंट हुआ, और जब हम B लिख रहे हैं तब भी ये रीजन 2 बार काउंट हुआ, और जब हम C का वैल्यू लिखें तब भी ये रीजन 2 बार काउंट हुआ, और ये 3 बार काउंट हो गया, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जब हम यूनियन लिख रहे होते हैं, जिनका पहले से वीडियो देखा होगा उनका क्लियर होगा, जब हम यूनियन लिख रहे होते हैं तो हमको ये सारा वैल्यू एक बार ही काउंट करना होता है। इसका मतलब इसमें से हम क्योंकि A B C ये तीनों लिखते समय 2 बार काउंट हुआ है, तो हम इसमें से एक बार माइनस कर देते हैं, और ये 3 बार काउंट हुआ है तो हम इसको 2 बार माइनस कर देते हैं, तो ये भी यूनियन के बराबर होगा। अब ये तीनों को अगर इससे माइनस करते हैं तो माइनस 120 आएगा। अब इसके जगह पे हमको पुट कर देना है 0.4x, तो माइनस 0.4x माइनस का 2x माइनस का 2.4x हो जाएगा, और ये इसको करेगा 50 बार में इसे 250। तो कैलकुलेशन को बहुत कम किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना डीपली जा रहा है, और किसको बहुत ज़्यादा से वेन डायग्राम क्लियर है। तो जिनका वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा क्लियर है उनके लिए सेट्स में मजा आ रहा होगा। बाकी जो लोग फॉर्मूला से चलते हैं मेरे हिसाब से वो सेट सीख ही नहीं सकते हैं, जिनका वेन डायग्राम क्लियर नहीं है उनको सेट नहीं आ सकता है। इसलिए वेन डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करिए, बार बार बनाइए, पहले तो अपने से बनाइए क्वेश्चन को, फिर नहीं आए तो सोल्यूशन देखिए, चाहे यहाँ देखिए चाहे नेट पे कहीं। इन सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 10% of the people don't use Facebook, Twitter or WhatsApp,
मतलब अच्छा, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो हमको टोटल पॉपुलेशन को 100 मान के चलना है। तो 100 में 10 आदमी ऐसे हैं जो ना फेसबुक यूज करते हैं, ना ट्विटर यूज करते हैं, और जो ना व्हाट्सएप यूज करते हैं। एंड 8% यूजेस ऑल थ्री। और उस 100 में से 8 आदमी ऐसे होंगे जो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप तीनों यूज करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर 15% who uses Facebook and Twitter, and 20% uses Facebook and WhatsApp, and 20% uses Twitter and WhatsApp. And the number of people uses Facebook, WhatsApp, and Twitter are equally number. If the survey was conducted on total 1000 persons, find every information related to this data. तो हमको तीन चीज में समझ में आता है, तीन तरह का सेट समझ में आता है कि एक तो फेसबुक वाले हैं, दूसरा ट्विटर वाले, और तीसरा व्हाट्सएप चलाने वाले। फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। अच्छा, ये अगर पूरा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10 आदमी ऐसे हैं जो किसी को यूज ही नहीं कर रहे, 10% लिख देते हैं यहाँ पे, 10 लिख के भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि 8% है जो तीनों को यूज कर रहे हैं, 8% यहाँ पे आ जाएगा। फिर देयर आर 15% हु यूजेस फेसबुक एंड ट्विटर, और 15% ऐसे हैं जो फेसबुक और ट्विटर दोनों का यूज कर रहे हैं। मतलब ये पूरा रीजन 15 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पूरे 15 में से 8 माइनस होगा तो ये 7 हो जाएगा। फिर 20% दोनों, 20% फेसबुक और व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो जब पूरा ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें से 8 माइनस होगा तो ये 12 हो जाएगा। वैसे ही अगर ये पूरा 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 माइनस 8 अगेन 12 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में आगे है नंबर ऑफ पीपल यूजेस फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर आर इक्वल नंबर। जितने लोग फेसबुक का यूज कर रहे हैं, या जितने लोग ट्विटर का यूज कर रहे हैं, या जितने लोग व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, वो तीनों अपने आप में इक्वल नंबर है। तो हमको बताना है कि अगर टोटल 1000 आदमी पे काम हो रहा है तो बहुत सिंपल, अगर 1000 आदमी पे काम हो रहा है तो जब पूरे को 100 माना हुआ है तो क्वेश्चन को हम लोग 10, 7, 12 ऐसे करके बना रहे हैं। जब यहाँ पे 1 जीरो बनेगा तो हर एक में 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो जो भी आंसर आ रहा होगा उस पर 1 जीरो हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे होंगे। क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है कि जो फेसबुक वाले हैं, जो व्हाट्सएप वाले हैं और जो ट्विटर वाले हैं, तीनों अपने आप में बराबर है। हम तीनों को एक सपोज कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे करते हैं कि अगर टोटल 100 है, 100 में से 10 आदमी को अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ मेरे पास 90 आदमी बच रहा होगा, और ये 90 आदमी एज ए यूनियन काम कर रहा होगा। मतलब इस 90 में ही ऐसे सारे लोग हैं जो किसी न किसी सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम फेसबुक को x माने हुए हैं तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। एक बार के लिए लिख देते हैं पूरा x प्लस x प्लस x, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अगर हम x लिखते हैं तो ये काउंट हुआ, ये भी काउंट हुआ। जब हम फिर से x लिखते हैं इसके लिए तो फिर से ये और ये काउंट हुआ, और जब हम फिर से x लिखते हैं इसके लिए तो ये काउंट हुआ। मतलब 7, 12 और 12 तो दो बार काउंट हो रहा होगा, लेकिन ये तब तक 3 बार काउंट हो चुका होगा। लेकिन हमको यूनियन के लिए सबको एक बार काउंट करना होता है, हर एक रीजन को एक बार काउंट करना होता है। इसका मतलब 7 के डबल को माइनस कर रहे होंगे, इसका मतलब 12 के डबल को माइनस कर रहे होंगे, इसका मतलब इस 12 के डबल को भी माइनस कर रहे होंगे। 12 के डबल को नहीं, एक बार माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब तो दो बार काउंट हुआ है। तो 7 को 12 को माइनस करते हैं, और चूंकि ये 3 बार काउंट हुआ है तो हमको तो सिर्फ एक ही बार काउंट करना होता है। तो हम 2 बार 8 को माइनस कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 8 को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब 90 इक्वल्स टू 3। एक बार फिर से समझिएगा इसको, हो सकता है नहीं समझ में आया होगा। जैसे अगर पूरा 100 है तो 100 में से अगर ये 10 माइनस हो गया तो यहाँ पे तो 90 लिख रहे होंगे, और ये 90 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे यूनियन को। और यूनियन का मतलब होता है हर एक रीजन एक बार काउंट होना, ये सब एक बार काउंट होना। तो अगर हम पूरे फेसबुक को x माने हुए हैं, पूरे व्हाट्सएप को x माने हुए हैं, और पूरे ट्विटर को x माने हुए हैं, तो जब हम x लिखते हैं तो ये सब तीनों रीजन दो बार काउंट हुआ, और ये 3 बार काउंट हुआ। लेकिन हमको यूनियन के लिए सबको एक बार काउंट करना होता है। तो हम इस 7 को माइनस करेंगे एक बार, तो एक ही बार बचेगा। जो लोग पहले से देख रहे होंगे उन्हीं को समझ में आ रहा होगा, और किसी को समझ में नहीं आ सकता। ये 7 एक बार माइनस होगा, 12 एक बार माइनस होगा, और ये भी 12 एक बार माइनस हो रहा होगा, और ये 2 बार माइनस हो रहा होगा, क्योंकि ये लिखते समय ये 3 बार काउंट हो चुका है। इसका मतलब 16 माइनस कर रहा हूँ। इसका मतलब 90 इक्वल्स टू, अब तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, 3x, ये 24 हो गया,
फिर ये 40, फिर ये 47 माइनस का 47, इसका मतलब 3x इक्वल्स टू 7 एंड 13 हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू कितना हो गया 137/3 हो गया। ठीक है, x हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था कि एवरी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना, हमको तो हर एक डेटा के बारे में बताना है, हर एक वैल्यू कितना है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि अगर टोटल 1000 है तब कितना कितना आदमी होगा। अगर यहाँ 1000 है तो ये सब पे 0 1 1 0 बढ़ रहा होगा, मतलब यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा, सब पे 1 1 0 अगर बढ़ रहा होगा। तो अगर हम आउट ऑफ 100 निकाले तो ये आंसर आया है, मतलब 100 के लिए मेरा आंसर है 137/3। तो 1000 के लिए कितना आंसर हो रहा होगा, तो 1370/3। अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब जब इसको इससे काट रहे होंगे तो 4 बार में कटेगा, 5 बार में लगेगा और 6 बार में, अप्रॉक्स इतने के आसपास आंसर आ रहा होगा। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 100 माइनस 10 यहाँ 90 हो गया। फिर अगर तीनों को बराबर करना है तो x नंबर ऑफ पीपल यूजर्स फेसबुक व्हाट्सएप एंड ट्विटर आर इक्वल इन नंबर। ठीक है, x हो गया। फिर 7 was connected 20 20 12 और ये 15 है, 15 माइनस 8 7 और 20 माइनस 8 12। ठीक है, यहाँ पे -7 -12 और 8 का डबल 16 माइनस हुआ, ये 24 34 40 47 इसमें ऐड हो गया तो 7 113 और यहाँ 3 से कुछ ठीक है आंसर। ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर हो गया, अप्रॉक्स में आंसर हो गया ये लगभग। इसमें ये कहा गया है कि इन ए सर्वे कंडक्टेड टू नो पीपल्स परफॉर्मेंस फॉर एंड्रॉयड फोन एंड आईफोन, मतलब एक सर्वे किया गया जिसमें ये देखा गया कि कितने लोग एंड्रॉयड फोन का यूज कर रहे हैं और कितने आईफोन का यूज कर रहे हैं। 80 people preferred एंड्रॉयड फोन and 60 people preferred iPhone, and there was 20 who liked both. If there was no one who did not prefer at least one of the phone, then on how many people the survey was conducted? क्वेश्चन में दो तरह का बात यहाँ पे दिया, और दो तरह का सेट बनाया जा सकता है। एक पहला है जो एंड्रॉयड फोन का है, दूसरा है जो आईफोन का। एंड्रॉयड फोन AP, आईफोन मतलब IP। क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि 80 ऐसे लोग हैं जो एंड्रॉयड फोन का यूज कर रहे हैं, मतलब ये सर्कल 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 20 ऐसे लोग हैं 20 who like both, और 20 ऐसे लोग हैं जो दोनों को प्रीफर कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे 80 में से 20 माइनस होगा तो 60 हो रहा होगा, पूरे 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो 40 हो रहा होगा। क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा हुआ है इफ देयर वाज नो वन, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है who did not prefer at least one of the subject, मतलब उस पूरे ग्रुप में कोई एक सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं है जिन्होंने उनमें से किसी का यूज ना किया हो, मतलब हर एक ने किसी न किसी का यूज किया हो, मतलब हर एक ने किसी न किसी मोबाइल फोन का यूज जरूर किया होगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस सर्कल या इस सर्कल के बाहर जा रहा होगा। और हमसे ये पूछा जा रहा है, अच्छा जब कोई भी आदमी न इस सर्कल के बाहर जाएगा, इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट होता है वो खुद यूनियन के ही बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा वो NA यूनियन B के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी N लगा सकते हैं, और NA यूनियन B का मतलब क्या होता है 60 प्लस में ये 20 और प्लस में ये 40, हर एक को एक एक बार काउंट करना है। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 120 नंबर ऑफ पीपल, मतलब सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन टोटल ऑफ 120 नंबर ऑफ पीपल। ये सेट्स का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स क्लास, 57 स्टूडेंट्स इन डांस क्लास, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ईदर इन आर्ट्स क्लास और इन डांस क्लास इफ 12 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ क्लासेस। तो ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि जो आर्ट्स क्लास है उसमें टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, जो डांस क्लास है उसमें 57 स्टूडेंट्स हैं, और 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को ऑप्ट किया है, A/D दोनों को ऑप्ट किया है। इस चीज पे ध्यान देना है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर ईदर इन आर्ट्स क्लास और इन डांस क्लास। तो ये यूनियन के इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया गया है कि कभी भी आइदर और दिख जाए तो हमको यूनियन का यूज करना है, और कभी भी एंड दिख जाए तो हमको इंटरसेक्शन का यूज करना है।
इसका मतलब यहाँ पे आइदर और का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब हमको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। मतलब कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने या तो ए को प्रीफर किया या तो डी को प्रीफर किया या दोनों को प्रीफर किया, लेकिन उसके आगे कंडीशन ये है कि व्हेन बोथ क्लासेस आर कंडक्टेड एट डिफरेंट टाइम एंड व्हेन बोथ क्लासेस आर कंडक्टेड एट द सेम टाइम। इसको कुछ इस तरीका से समझाया जा सकता है कि जैसे ही दो क्लास के बारे में कहा गया, ये बस एक समझाने के लिए इस तरीका से फिगर बनाया गया है। ये आर्ट्स क्लास मान लेते हैं और इसके जस्ट बगल वाले क्लास में यहाँ पे डांस क्लास चल रहा होगा। तो हो सकता है कि जो इसके टीचर हैं उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ मेरा क्लास 3 बजे से होगा और इन्होंने कहा कि मेरा क्लास 4 बजे से होगा। और क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि 35 ऐसे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे समझिएगा 35 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्ट्स को प्रीफर किया है। अच्छा, चूंकि दोनों में कुछ कॉमन भी है, अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाया जाए तो फिगर इस तरीके से बन रहा होगा। यहाँ पे 12 आ रहा होगा। अच्छा, अगर ये पूरा ये आर्ट्स है और ये डांस का है, ये पूरा अगर 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पूरे 35 में से अगर 12 माइनस होता है तो 23 आ जाएगा। मतलब 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ आर्ट्स पढ़ रहे हैं, उनका डांस से कोई मतलब नहीं है। और ये पूरा 57 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से अगर 12 माइनस होता है तो ये 45 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मीन्स देयर आर ओनली 45 स्टूडेंट्स हु आर ओनली इन डांस क्लास, 23 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर ओनली इन आर्ट्स क्लास एंड 12 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर इन बोथ क्लासेस, हु आर देयर इन बोथ क्लासेस। तो क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि अगर क्लासेस डिफरेंट टाइम पे कंडक्ट होता है तो कितने का अटेंडेंस बनेगा। अगर क्लासेस सेम टाइम पे अगर कंडक्ट किया जाता है, जैसे अगर ये 3 बजे से है और ये क्लास भी 3 बजे से है, तब जो अटेंडेंस होगा वो कितना बनेगा, तब कितना स्टूडेंट क्लास को अटेंड करना होगा, ये बताना है। एक तो तरीका है कि इसको फॉर्मूले से बनाएं, दूसरा तरीका है कि ऐसे ही मन ही मन सोच के बना लें। जैसे सोचने का ये तरीका हो सकता है कि 35 स्टूडेंट यहाँ पे हैं और 57 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, ये डांस क्लास के लिए है, ये आर्ट्स क्लास के लिए। ये दोनों को मिला के इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये ऐसा रीजन है जो दोनों में कॉमन है। ये ऐसे स्टूडेंट का रीजन है जो आर्ट्स क्लास को भी कंडक्ट कर सकते हैं, जो डांस क्लास को भी कंडक्ट कर सकते हैं, सॉरी डांस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन, उनका इनरोलमेंट दोनों के लिए हुआ है। मतलब 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। लेकिन दिक्कत आएगा कब, जब क्लास सेम टाइम पे हो जाएगा, तब तो ये 12 स्टूडेंट को या तो इस क्लास में बैठना होगा या तो इस क्लास में बैठना होगा, क्योंकि क्लासेस तो सेम टाइम पे चल रही होंगी। इसका मतलब इस 12 स्टूडेंट को या तो यहाँ बैठना होगा या तो यहाँ बैठना होगा। तो अगर हमको इसके लिए आंसर करना है, इसके लिए जब क्लासेस सेम टाइम पे चल रही होंगी, जब सेम टाइम पे क्लासेस चल रही होंगी तो ये 23 स्टूडेंट तो काउंट हो ही रहा होगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 23 हो गया। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया, 45, क्योंकि ये पूरा 57 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 12 को, तो ये टोटल 45 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर क्लास सेम टाइम पे चलता है तो ये 23 जो स्टूडेंट है आर्ट्स का वो अपने क्लास में जाएगा, साथ साथ ये जो 45 है वो भी अपने क्लास में जा रहा होगा। अब डिपेंड करता है कि ये जो 12 स्टूडेंट है, अब इसमें से जिसका जैसे मन करे, लेकिन वो किसी एक क्लास में जा सकता है। हो सकता है 6 इसमें चला जाए, 6 इसमें चला जाए, हो सकता है ये 12 का 12 स्टूडेंट इसमें चला जाए और इसका कोई स्टूडेंट इसमें ना जाए। मतलब कि हम यहाँ पे 12 लिख रहे होंगे। अब ये 12 में से कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, 6-6 का, 4-8 का, 8-4 का, किसी भी तरीके से। मतलब इसको फिर से एक बार समझिएगा, अगर क्लास सेम टाइम पे कंडक्ट हो गया, दोनों ही मान लेते हैं कि 3 PM पे दोनों काउंट हो गया, कंडक्ट हो गया, तो ये जो 23 स्टूडेंट है वो तो अपने क्लास में जाएगा, साथ साथ ये जो 45 स्टूडेंट है वो अपने क्लास में जा रहा होगा, और ये 12 स्टूडेंट या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। इसमें जाएगा तो यहाँ 12 ऐड कर देंगे, अगर ये इसमें 12 जाएगा तो इसमें 12 ऐड कर देंगे। मतलब ये जो 12 ऐड हो रहा है वो किसी एक में ऐड हो रहा होगा। हम यहाँ भी ऐड करें तब भी ओवरऑल में ऐड होगा, इसमें ऐड करते हैं तब भी ओवरऑल में ऐड होता है, तो हम इस तरह से ऐड कर देते हैं। अगर इस सबको ऐड किया जाए तो ये दोनों मिलकर होगा 35 और 45, मतलब 80 आंसर आ रहा होगा। इसका मतलब जब क्लासेस सेम टाइम पे कंडक्ट हो रही होंगी तो टोटल 80 अटेंडेंस बन रहा होगा। अच्छा, लेकिन अगर क्लासेस डिफरेंट टाइम पे हो जाए, मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि मंडे का दिन है और ये 3 बजे से क्लास रखा गया और ये क्लास 4 बजे से रखा गया, तब कितना सारा अटेंडेंस बन रहा होगा। तो उस समय पे ऐसे हो रहा होगा कि ये जो
23 स्टूडेंट है, वो तो अपने क्लास में जाएंगे 3 बजे, और ये 12 स्टूडेंट भी चला जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना स्टूडेंट गया इसमें? 45। 3 बजे इसमें टोटल 45 स्टूडेंट, सॉरी 35 स्टूडेंट चला गया, टोटल 35 स्टूडेंट चला गया। जब 4 बजेगा तो ये 12 स्टूडेंट जो यहाँ पे है वो इस क्लास को भी अटेंड करेगा, मतलब 45 स्टूडेंट तो अपने क्लास में जाएगा ही अपने टाइम पे, साथ साथ ये 12 स्टूडेंट इसमें भी जाके अटेंड कर लेगा। इसका मतलब 12 और 45 मिलके 57 होगा। फिर से समझिएगा इसको एक बार। व्हेन क्लासेज आर कंडक्टेड ऑन डिफरेंट टाइम, तो डिफरेंट टाइम के केस में क्या हो रहा होगा कि ये जो 23 स्टूडेंट है वो तो अपने आर्ट्स क्लास में जा ही रहे होंगे, और ये जो 12 स्टूडेंट है जिनका एनरोलमेंट दोनों में हुआ है वो 3 बजे से इस क्लास को अटेंड कर लेंगे, मतलब 23 + 12 होगा, प्लस इतना अटेंडेंस हो गया 3 बजे। और जैसे ही 4 बजेगा डांस का क्लास स्टार्ट होगा, तब ये 45 स्टूडेंट जिनका डांस के लिए ही रजिस्ट्रेशन था वो अपने डांस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, और ये 12 स्टूडेंट जो इसमें ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं वो तो फ्री हो जाएंगे 4 बजे, वो 4 बजे यहाँ भी जाके अटेंड कर सकते हैं, मतलब इसमें भी 12 ऐड कर रहे होंगे। तो ये टोटल मिलके होगा 35, ये 80, और ये टोटल मिलके हो जाएगा 92। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला से ही बनाए, ये समझाने में इतना टाइम लगता है, जिसको समझ में आ जाए वो तुरंत बना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से पूरा सेट और पूरा यूनियन बहुत अच्छे से खत्म हुआ। अब डिपेंड करता है कि आप लोग कितना कर रहे हैं, अब वो आपके हाथ में है। मेरे पास जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था या बुक का क्वेश्चन है, चाहे जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है उस बुक से बनाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़िए। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हर एक चैप्टर के लिए। जब आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी कैसे सेट्स को हम लोग आगे के चैप्टर्स में क्वेश्चन बनाते समय इसका एप्लीकेशन आता है। इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास। उसका क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वहां पे उसके कंसेप्ट का यूज होता है, हमेशा हर एक क्वेश्चन में हो रहा होगा, लगभग हर एक क्वेश्चन में हो रहा होगा, इतना इंपॉर्टेंट होता है। इसके जस्ट बाद वाला वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है।